नमस्कार, मैं हूं विश्वेश ठाकरे और नेताजी ऑन एयर है में आज हम पहुंचे हैं उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निवास पर। हम अरुण जी से थोड़ी सी अनौपचारिक और थोड़ी सी औपचारिक बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे तीखे सवाल, उनसे जानेंगे उनके जीवन के बारे में और भविष्य की योजनाओं के बारे में। तो उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निवास पर हम हैं और आइए मिलते हैं साव जी से। नमस्ते भैया, राम राम, जय जोहार। बिलासपुर के दो लोग मिल रहे हैं और बहुत लंबे समय बाद मुलाकात हो रही, तो कैसा रहा आपका सफ़र? मैं तो आपको तब से जानता हूं जब आप डिप्टी एडवोकेट जनरल हुआ करते, बल्कि और पहले से। हम लोगों के लिए तो आप अरुण भैया थे। तो एक वकालत जब आप वहां पर पढ़ते थे लॉ कॉलेज में, और उसके बाद डिप्टी सीएम के इस बंगले तक का सफ़र कैसा रहा? बचपन से मुझे मेहनत से काम करने का स्वभाव रहा है और मैं पूरा ध्यान अपने काम पे लगाता हूँ। जब मैंने वकालत किया तो पूरा ध्यान वकालत में, पूरा मेहनत, पूरा समय वकालत के लिए लगाना। राजनीतिक क्षेत्र में आया, जब 2019 में सांसद बना तो पूरी ईमानदारी और मेहनत से बिलासपुर सांसद के नाते जिम्मेदारी निभाने का प्रयास किया और आज उप मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी मिली है तो जो काम मेरे जुम्मे है उसको कैसे अच्छे से कर सकता हूँ, कैसे छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करूँ, बस यही मेरा स्वभाव रहा है। और ये सही है कि हम बहुत पहले से एक दूसरे से परिचित हैं और रिश्ता भी वही है, मैं भी वही हूँ और मुझे लगता है कि मेरा स्वभाव भी आपको वही मिलेगा जो आज से 15-20 साल पहले जो स्वभाव था वही स्वभाव, उस पर कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा। आपने सोचा था कि एज ए कैरियर आप जो है वो करियर में यहाँ तक के आएंगे या राजनीति में जाएंगे? कभी सोचा था आपने जब आप वकालत करते थे या पढ़ते थे उस समय? मैं बचपन से जो मेरा स्वभाव था, मैंने कभी कुछ पाना है, कुछ बनना है, ये कभी सोचा ही नहीं। मैं तो केवल, मुझे जुनून होता है काम करने का कि जो काम मेरे पास है, जो जिम्मेदारी मेरी है, उस जिम्मेदारी में अपना 100% लगाऊं, पूरा मेहनत करूं, पूरा समर्पण भाव से काम करूं। और यही बचपन से मेरा स्वभाव रहा है, आज भी उसी स्वभाव से काम। राजनीति में आने का कभी सोचा था क्या आपने? क्योंकि एबीवीपी की आप वो करते थे, हम लोग जब देखा करते थे आपको कि आप जो है वो एबीवीपी का बड़ा मतलब वहाँ पे कार्यक्रमों में शामिल होते थे, बड़ा काम किया आपने। तो उस समय आपको ये लगता था कि आप जो है वो पहले मतलब ऐसे चुनाव लड़ेंगे और फिर उसके बाद यहाँ तक के पहुँचेंगे? चुनाव लड़ने के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था। मैं वास्तव में एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते समाज सेवा का काम मेरा शौक रहा है। उस शौक के कारण, और पिताजी चूँकि जनसंघ से जुड़े हुए थे, संघ की विचारधारा और विचार परिवार से जुड़ा, वैचारिक रूप से वहाँ से प्रबोधन मिला, संघ की शाखाओं में जाना, फिर विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी परिषद में काम करना, पर प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक क्षेत्र में जाकर काम करना है, विधायक सांसद बनना है और कुछ बनना है, इसकी तो कल्पना दूर दूर तक मेरे दिमाग में था नहीं। मैं केवल और केवल काम करने का शौक़ था। विद्यार्थी परिषद में प्लेटफॉर्म मिला एक काम करने का, समाज के लिए, विद्यार्थियों के लिए, देश के लिए, और वो करते करते मैं आज यहाँ पर चला आया हूँ। 11 महीने में सरकार का यदि मैं आपसे उल्लेखनीय 5 काम पूछूं या 3 काम पूछूं तो आपको क्या लगता है कि क्या किया सरकार ने? कि हमने जो वादा किया था, मोदी की गारंटी, राजनीति में विश्वसनीयता, हमने वादा किया था मोदी की गारंटी में कि पहला काम हम 18 लाख परिवारों के प्रधानमंत्री आवास के फाइल में दस्तखत होगा और तभी जाकर के हमारा मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करेंगे। 13 दिसंबर को हमने शपथ ली और 14 दिसंबर को कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान कर दी। और आज आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है, 8.5 लाख परिवारों के खाते में पहले किस्त की राशि जा चुकी। मतलब ये विश्वसनीयता है। फिर हमने कहा था कि 2 साल का पुराना बोनस देंगे 12 लाख किसानों को। पिछली सरकार ने भी वादा किया था, 5 साल सरकार रही, 5 साल में नहीं दिया। हमने उस राशि को कितने दिन में दिया?
13 दिसंबर को हमने शपथ ली। 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर 12 लाख किसानों के खाते में 3,716 करोड़ रुपए एक मुश्त दे दिया। जो कांग्रेस ने 5 साल में नहीं किया वो हमने 12 दिन में कर दिया। फिर 70 लाख माताओं और बहनों के खाते में महतारी वंदन की राशि। कितना बड़ा काम है। वादा किया था हमने देंगे। कांग्रेस की सरकारों ने जैसे बड़े बड़े वादे किए, 5 साल तक झुलाते रहे, आज करेंगे, अभी तो 5 साल की सरकार है, कल करेंगे। शायद हम भी कर सकते थे, लेकिन आज देखिए, जैसे आपने कहा कि 11 महीने की सरकार हो गई, 9 किस्तें हमारे बहनों को मिल चुकी है। 9 किस्त। अच्छा, अब इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि पूरा पैसा बजट का जो है वो महतारी वंदन, धान के बोनस या धान की जो किश्त है उसमें चला जा रहा है, तो विकास के लिए कहाँ से पैसा आएगा? हाँ, आपने सही प्रश्न किया है। आज आप फिर से लोगों से पूछना चालू करो, अब गांव के लोगों से, शहर के लोगों से, कि बीजेपी की सरकार बनने से पहले उनके गांव शहरों में 5 साल में क्या हुआ, और ये 11 महीने की भाजपा सरकार है, इन सरकार में काम कुछ हो रहा है कि नहीं। आपको मैं बताऊं, गांवों का, शहरों का तेज गति से विकास हो रहा। आप जिस शहर को पकड़ के देख लो, आप हर गांव में, हर शहर में काम चालू हो गया है। अच्छा, मैं आपके ही क्षेत्र की बात करता हूँ। एक बड़े लंबे समय से मुंगेली की रेलवे लाइन जो है वो अटकी हुई है। मुंगेली में क्या इतने सारे मेडिकल कॉलेज हैं, 14 मेडिकल कॉलेज हैं प्रदेश में, आपके ज़िले में मेडिकल कॉलेज नहीं हैं, और इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो मुंगेली से ही अपन अगर मान लो तुलना करें तो वहाँ पर अभी कोई ऐसा बड़ा बदलाव दिखता है क्या? मतलब देखिए, रेलवे लाइन की बात है, छत्तीसगढ़ सरकार ने उसके लिए राशि जारी कर दी है। लगातार केंद्रीय रेल मंत्री से बातचीत हो रही है। पिछली कांग्रेस की सरकार ने उस योजना को रोका था, बार बार कहने के बावजूद। भारत सरकार ने बार बार चिट्ठी लिखी राज्य सरकार को कि इस योजना को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, पर इन्हें तो, कांग्रेस को तो विकास से कोई लेना देना है ही नहीं। हमारी सरकार बनने के बाद फिर इस दिशा में काम चालू हुआ है और वो काम आगे बढ़ेगा। हमारी सरकार ने ही उस काम को प्रारंभ कराया था। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज की बात है, तो आने वाले समय में मुंगेली में भी मेडिकल कॉलेज होगा, ये मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ। मुंगेली का विकास होगा, लोरमी का विकास होगा, और पूरे छत्तीसगढ़ का विकास हम मिलकर करेंगे। मैं आपसे वही कह रहा था कि आज पूरे प्रदेश में आप देखोगे विकास तेज गति से होने लगा है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी नितिन गडकरी जी आए थे, लगातार वो राशि दे रहे हैं। अभी 20,000 करोड़ रुपए की घोषणा उन्होंने की है, और वे कहकर गए हैं कि आने वाले 2 सालों में छत्तीसगढ़ की शहर के सड़कों को, छत्तीसगढ़ के सड़कों को अमेरिका के तर्ज पर बनाने की हम काम करेंगे। तो ये सोच भी है, एक तरफ जहां हितग्राही मूलक काम कर रहे हैं, मोदी की गारंटी पूरी कर रहे हैं, वहीं विकास भी मजबूती से कर रहे हैं। विकास की बात तो आप कह रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर क्या सोचते हैं आप? लगातार आरोप है, लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि वो हुड़दंग कर रहे हैं, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, चाकूबाजी हो रही है। इस पूरी व्यवस्था को आपको नहीं लगता 11 महीने में जो कानून व्यवस्था है उस पर थोड़ा सा कुछ रोक लगे, या तो अपराधों पे? देखिए, घटनाएं कुछ हुई है इन महीनों में, इससे मैं इनकार नहीं करता हूं, पर घटनाओं की पृष्ठभूमि पर भी आप नज़र डालें तो आपको मिलेगा, पहली बात तो ये कि कांग्रेस के लोग उन घटना के पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको दिखेंगे। बलौदा बाजार की घटना हो, सूरजपुर की घटना हो, चाहे धामाखेड़ा की घटना हो, आपको ये कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं है छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था बने। और दूसरी बात, 5 सालों में कांग्रेस की सरकार में जो दुर्दशा की थी कानून व्यवस्था की, अपराधियों के जो हौसले बढ़े थे, वो धीरे धीरे करके ही कम होगा। और आपको बताऊं, मैं कानून व्यवस्था की बात करते समय क्यों हम नक्सलवाद की बात नहीं करते हैं? आज हमारी सरकार कैसे काम कर रही है नक्सलवाद के खिलाफ?
कितने नक्सली मारे जा रहे हैं, कितने गिरफ्तार हो रहे हैं, कितने सरेंडर कर रहे हैं, ये भी तो कानून व्यवस्था का मामला है। अभी देखा आपने, एक हिस्ट्री सीटर इनकाउंटर में मारा गया। तो अपराधियों के हौसलों को तोड़ना जो 5 साल में कांग्रेस ने बढ़ाया है, ये हो रहा है। और आंकड़ों में देखेंगे तो अपराध में नियंत्रण लगा है, घटनाएं हो रही है, लेकिन हमारी सरकार मुस्तैदी से, मजबूती से कार्रवाई कर रही है। अच्छा, क्या ये इस बात का मलाल है क्या कि पूरा इलेक्शन आपके नेतृत्व पे लड़ा गया और मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो अरुण साव को नहीं मिली? मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं केवल काम करने का शौकीन हूँ। जो मुझे काम मिला है मैं अपना 100% लगाता हूँ। मुझे क्या पाना है, मुझे क्या बनना है, ये मैं कभी सोचता ही नहीं हूँ। और दूसरी बहुत बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, सामान्य परिवार से हूँ। एक सामान्य परिवार के कार्यकर्ता को पार्टी ने सांसद बनाया। एक सामान्य परिवार के एक छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उसी कार्यकर्ता को उप मुख्यमंत्री बनाया है। इतना कुछ तो दिया है पार्टी ने, तो ये इतना कुछ दिया है। उप हटने की कोई मैंने आपकी इच्छा या आपका कोई सपना? मैंने आपसे कहा कि हमारे मुख्यमंत्री कितने अनुभवी नेता हैं, कितने वर्षों से उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है। जहाँ तक मेरी बात है तो मैंने आपसे कहा कि मैं तो केवल काम करने का शौकीन हूँ। जो जिम्मेदारी मिलती है उसको पूरी ताकत से निभाना, अच्छा, ये मेरा काम है, स्वभाव है और वही मैं करता हूँ। अच्छा, बीजेपी में ये माना जाता है कि आरएसएस का दबाव रहता है, इस सरकार पर है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र रूप से काम करती है, पर हमारा विचार परिवार है। जो दबाव किसी का नहीं होता है, कहीं पर भी दबाव नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार स्वतंत्रता से निर्णय करती है और जहाँ से भी जो सुझाव आते हैं, सुझाव पर विचार करते हैं। अच्छा सुझाव रहता है, मानते हैं, अमल करते हैं। ये 2 मंत्री पद खाली हैं, आप भले आप मुख्यमंत्री नहीं हैं और ये पर फिर भी नंबर 2 तो आप सरकार में माने जाते रहे हैं और माना जाता भी है आपको। तो ये 2 जो खाली मंत्री पद हैं, ये कहाँ फंस रहे हैं? ये क्यों इन पर नई नियुक्तियाँ हो रही हैं? समय आएगा, पार्टी इस पर निर्णय करेगी। सरकार का काम चल रहा है, अवसर आवश्यकता महसूस होगी तो पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके उस पर निर्णय करें। अरुण साव के सपनों का छत्तीसगढ़ कैसा है? आने वाले 4 साल आपके पास बड़े डिपार्टमेंट हैं, मतलब PWD है आपके पास में, नगरीय निकाय है। आपके सपनों का छत्तीसगढ़ को कहाँ देखते हैं आप? सब लोग एकजुट कर काम करेंगे तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य बन सकता है। हमारे छत्तीसगढ़ के शहर साफ, सुंदर और सुव्यवस्थित बने, हमारे छत्तीसगढ़ के गांव सुविधापूर्ण बने, हमारे नौजवानों के हाथ में काम हो, हमारी माताएं बहनें आत्मनिर्भर बने। और इस दिशा में आज काम करने की ज़रूरत है। संभावनाएं बहुत है। जैसे मैंने कहा कि हमारे सामने 2-3 चुनौतियां हैं। बड़ी चुनौती ये है कि निवेश आए, पर्टिकुलरली विदेशी निवेश आए और उद्योग लगे, और उद्योग इस प्रकार से लगे कि जो छत्तीसगढ़ में खनिज पदार्थ हैं, छत्तीसगढ़ में जो चीज़ें हैं उसकी प्रोसेसिंग और उसका काम छत्तीसगढ़ में ही हो, ताकि छत्तीसगढ़ को उस मजबूती मिले, छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार मिले, छत्तीसगढ़ के लोगों का काम हो। दूसरा, हमारी शिक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा हो, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हम सुनिश्चित करें, इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। और कौशल उन्नयन की दिशा में कि हमारे जो नौजवान हैं वो आत्मनिर्भर बने, कुशल बने और स्वयं अपने पुरुषार्थ से, अपनी योग्यता से, क्षमता से
रोजगार देने वाला बने और ये छत्तीसगढ़ में सड़कों का जाल बिछे, क्योंकि खनिज से भरा प्रदेश है, 7 राज्यों से घिरा हुआ प्रदेश है और इसलिए आवागमन के अच्छे साधन बने। ये सब छत्तीसगढ़ की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम एकजुट होकर मिलकर काम करेंगे। डबल इंजन की सरकार है। अटल जी के सपनों के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण, एक सशक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण, एक खुशहाल और समृद्ध छत्तीसगढ़ का निर्माण ये निश्चित रूप से हो सकता है। एक देश एक चुनाव की भी बात आती है तो लगातार ये बयान आता है कि छत्तीसगढ़ से इसकी शुरुआत होगी, नगरीय निकाय जो चुनाव हैं वो सभी एक साथ होंगे, इस तरीके का कोई? हाँ, इसी सोच के साथ हमने दोनों चुनाव पंचायत और नगरीय निकाय के एक साथ हो सके, इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति हमने बनाई थी। कमेटी की रिपोर्ट आ गई है और सरकार उस पर विचार करके निर्णय करेगी और हम चाहते भी हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन ये आज देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, देश भी चाहता है, तो क्यों ना छत्तीसगढ़ से इसकी शुरुआत हो, इस दिशा में सरकार सोचती है और निश्चित रूप से इस पर हमारी सरकार निर्णय करेगी। सर, ये कहा जाता रहा है कि भाजपा अपने सदस्यता अभियान को लेकर बहुत गंभीर रहती है, तो क्या बार बार सदस्यता अभियान चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एक बार जो सदस्य बन गया वो बन गया। देखिए, पार्टी का संविधान है, पार्टी के संविधान के अनुरूप पार्टी काम करती है। हर साल जैसे आपको बताएं हम कि जब भी चुनाव होता है मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है एक तरह से, उसी तरह से ये तो सदस्यता का पुनरीक्षण ही कह सकते हैं। कुछ नए जुड़ते हैं, संख्या में वृद्धि होती है और पार्टी की संविधान है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी तो संविधान से चलने वाली पार्टी है। संविधान में चुनाव की व्यवस्था है, चुनाव किसी स्तर पर होंगे इसकी व्यवस्था है, कब होंगे इसकी व्यवस्था है। तो संविधान सम्मत होने के कारण ये हर 6 साल में पार्टी की सदस्यता होती है। एक आखिरी सवाल उनसे करते हैं कि आपको क्या लगता है, राजनीति कठिन थी या वकालत कठिन थी? एकदम वाजिब सवाल पूछा है आपने। मुझे लगता है कि कोई काम कठिन या सरल, इसका मूल्यांकन करने का कोई पैमाना नहीं है। जैसे एक विद्यार्थी पढ़ाई नहीं किया है तो उसको परीक्षा बहुत कठिन लगेगा, क्योंकि उस विद्यार्थी की रुचि नहीं होगी पढ़ाई में, पढ़ा नहीं होगा। पर वही परीक्षा एक विद्यार्थी को आसान लगता है। तो मुझे ये कहना है कि ना वकालत मेरे लिए कठिन लगा, ना राजनीति। मैं आवश्यकता इस बात की होती है कि आप उस काम को रुचि पूर्वक पूरा समर्पण भाव से काम करेंगे, आपको उस काम में मज़ा आने लगे। तो मैं तो उसी सोच से हूँ। वकालत में था तब पूरा समर्पण भाव से वकालत किया, राजनीति में हूँ तो पूरी तरह से अपना 100% मेरी जितनी योग्यता क्षमता है, जितनी बुद्धि भगवान ने दी है, उसका पूरा उपयोग करके राजनीति में। एक छोटा सा सवाल मैं इसमें और जोड़ता हूँ कि आजकल राजनेताओं के बच्चों का राजनीति में आने का ट्रेंड है। आपके बेटे को कभी ऐसा देखा नहीं, और तो क्या लगता है कि उसकी रुचि नहीं है या क्या है माहौल घर का? देखिए, अभी वो विधि की पढ़ाई कर रहा है, खेलों का शौक रखता है, क्रिकेट का शौक रखता है और अभी पूरा ध्यान पढ़ाई में है। ये ज़रूर है कि मेरे पिताजी वकील थे, मैं वकील बना, मेरा बेटा भी वकील बनने की दिशा में है। आगे उसको जो इच्छा होगी वो करेगा, जो उसकी रुचि होगी, पर अभी वकालत की वो पढ़ाई में लगे हुए। तो साव साहब ने ये कहा है कि एक संभावना अभी भी उनके परिवार में और बनी हुई है और हमारे प्रश्नों का बहुत ही बेबाकी से साव साहब ने जवाब दिया। तो नेताजी ऑन एयर में हम फिर आपसे मिलेंगे किसी एक नए नेता के साथ में, एक नए लीडर के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।